अध्याय 3 कार्यपालिका और जो नगरपालिका के जो कार्य संचालन समिति वार्ड समिति 2 है। उसके बाद में अध्याय 4 है नगरपालिका की संपत्ति। हमने धारा पीछे छोड़ी थी 51 से 66, यहां से स्टार्ट करें 67 से 75, 67 से 75 तक। अध्याय 4 है नगरपालिका की संपत्ति। अध्याय 4 देख रहे हैं, नगरपालिका की संपत्ति। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम इसमें कराधान के से संबंधित बातें करेंगे कि नगरपालिका किस प्रकार किसी भूमि को अवाप्त करती है और किसी भूमि को अर्जित करती है। पहली धारा ये है कि नगरपालिका की जो शक्ति है, संपत्ति अर्जित और धारण करने की क्या प्रक्रिया है। इसमें 2 प्रकार की बातें कि नगरपालिका कौन सी संपत्ति को अर्जित करेगी, कैसे करेगी और किस प्रकार करेगी। संपत्ति कौन सी होगी? वह संपत्ति जो नगरपालिका के क्षेत्र से बाहर भी है और नगरपालिका के क्षेत्र के अंदर भी है, वो संपत्ति अर्जित कर सकती है। फिर कैसे करेगी? तो दान द्वारा, कर द्वारा या अदर कोई प्रोसेस है। ठीक है। फिर अब इसमें एक बात और कही गई है कि कौन सी संपत्ति अर्जित करेगी। संपत्ति का अर्थ है कोई वस्तु, कोई स्थान, कोई क्षेत्र, क्योंकि धारा यही कह रही है संपत्ति अर्जित और धारण करने की नगरपालिका की शक्ति। अर्जित भी कर सकती है और धारण भी कर सकती है। अब अर्जित में और धारण में क्या फर्क है? धारण में यह फर्क है कि वो जो क्षेत्र है जहां नगरपालिका धारण कर रही है, वहां से टैक्स ले रही है, वो टैक्स के द्वारा धारण कर रखा है उन्होंने। अर्जित पूरी तरह से अपने में संभाल लिया नगरपालिका ने उस क्षेत्र को। सारा जो देखे का काम है वो सारा नगरपालिका करती है। वो है अर्जित और धारण। अब स्थावर संपत्ति, जंगम संपत्ति कर सकती है या किसी संपत्ति में अपना हित रख सकती है। देखते हैं कैसी बात है। नगरपालिका की संपत्ति, धारा नंबर देख रहे हैं 67 धारा कहती है नगरपालिका की संपत्ति अर्जित और धारण करने की शक्ति। धारण करने की शक्ति अब किस 3 प्रकार से कर सकती है। इसमें 3 बातें हैं। कैसी 3 बातें? कौन सी संपत्ति अर्जित करेगी, पहला बिंदु हो गया इसमें। कौन सी संपत्ति होगी, वो जो संपत्ति वो अर्जित करेगी वो कौन सी होगी, पहला फैक्टर। फिर दूसरा प्रश्न यहां से हो गया कैसे करेगी, कैसे अर्जित करेगी। फिर उसकी जो प्रक्रिया है वो क्या होगी। ठीक है। कौन सी संपत्ति अर्जित करेगी, इसमें 3 फैक्टर हैं। एक तो है स्थावर संपत्ति। ठीक है। फिर उसके बाद में हो गया जंगम संपत्ति। मैं इसका आपको एग्जांपल देकर समझाऊंगा। स्थावर का अर्थ हो गया जो इमूवेबल है, जो मूव नहीं कर सकती, वो स्थावर संपत्ति है। इसका भी एग्जांपल दूंगा। फिर लिखा हुआ है जंगम संपत्ति। जंगम जो मूवेबल है, जो तल फिर सकती है, जिसको हम एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान लेके जा सकते हैं, वो जंगम संपत्ति हो गई। फिर किसी भी संपत्ति में नगरपालिका का हित होना, किसी भी संपत्ति में नगरपालिका का। ठीक है। फिर कैसे का जो सवाल है, कैसे करेगी, दान द्वारा लेगी, दान द्वारा, फिर कर द्वारा, या फिर कोई अन्यथा प्रक्रिया हो गई नगरपालिका की जो अपने नियम के हिसाब से वो कार्य करते हैं। ठीक है। तो स्थावर संपत्ति, जंगम संपत्ति और संपत्ति में किसी प्रकार के हित रख सकती है, दान द्वारा भी ले सकती है, कर द्वारा भी ले सकती है या अन्यथा। प्रक्रिया मतलब कौन सी वो जमीन होंगी, वो जैसे कि वह नगरपालिका क्षेत्र से बाहर भी होगी, नगरपालिका के क्षेत्र से बाहर या नगरपालिका क्षेत्र के भीतर। कहने का तात्पर्य है वो नगरपालिका क्षेत्र के भीतर भी हो सकती है और नगरपालिका क्षेत्र के बाहर भी हो सकती है। ये दोनों जो क्षेत्र हैं, भले ही जैसे कि एक अमुक नगरपालिका है, ये नागपुर नगरपालिका है, ये पूरा नगरपालिका की सीमा है, तो इसमें अंदर कहीं भी वाहन कोई भी क्षेत्र अर्जित कर सकती है, वो अपने पे समा सकती है, वो ले सकती है, उसको अडॉप्ट कर सकती है। या फिर नगरपालिका का क्षेत्र कोई बाहरी स्थान हो गया, वो भी अर्जित कर सकती है।
अब इसकी मैंने आपको बोला था प्रक्रिया क्या है, तो इसकी प्रक्रिया क्या होगी, यदि वो नगर पालिका क्षेत्र से बाहर है, नगर पालिका क्षेत्र से बाहर है, तो वो राज्य सरकार को एक योजनागत बना कर देगी कि नगर पालिका की हमारी सीमा से 2 किलोमीटर बाहर एक क्षेत्र है जहां हम एक शानदार पार्क बनाना चाहते हैं, तो वो जो जमीन है वो हमें आप दे दीजिए। तब राज्य सरकार क्या करती है, एक अधिपत्र में सूचना जारी करती है और अमुक नगर पालिका को उस संपत्ति जो है, वो जमीन जो है, वो स्थावर जो संपत्ति है उसको क्या कर देती है, नगर पालिका को दे देती है। ठीक है। अब यहां से जो टैक्स आता है, जरूरी नहीं कोई पार्क है, कोई भी यहाँ से जो कर आता है वो कर का इसमें राज्य सरकार का हिस्सा होगा, क्योंकि ये किसने दी है, राज्य सरकार ने दी है, तो इसका हिस्सा किसमें होगा, राज्य सरकार में। ये इसकी प्रक्रिया है। मैं फिर से बोल देना चाह रहा हूं कि कौन सी क्षेत्र होगा, वह संपत्ति जो स्थावर है, जो इमूवेबल है, जो मूवेबल है, जैसे जंगम संपत्ति हो गई वो, और उसके बाद में दान द्वारा, कर द्वारा, या फिर अन्य कोई प्रोसेस द्वारा। फिर प्रक्रिया क्या होगी, नगर पालिका क्षेत्र से बाहर भी हो सकती है वो संपत्ति, नगर पालिका क्षेत्र के अंदर भी वो संपत्ति हो सकती है। तो नगर पालिका इस प्रकार संपत्ति को धारण या फिर अर्जित कर सकती है। ये नगर पालिका की शक्ति है। धारा 67 में ये बात की गई है, अध्याय 4 नगर पालिका की संपत्ति। समझ में आ गई बात। अब एग्जाम्पल से स्थावर संपत्ति का अर्थ क्या है, स्थावर कैसे, जैसे कि कोई प्लॉट हो गया, मान लो कोई क्या है, प्लॉट। अब प्लॉट कहने का मतलब बड़ी जमीन है, कोई 5 बीघा में, 6 बीघा में कोई जमीन है, वहां नगर पालिका कोई प्लांट बनाना चाहती है अपना, कोई डंकिन यार्ड बनाना चाहती है। डंकिन यार्ड का अर्थ मतलब क्या कह रहा हूं, मतलब कि कचरा डालने का स्थान, जहां एक शहर का कचरा डाला जाता है वो बनाना चाहती है, तो फिर स्थावर संपत्ति लेगी। क्या लेगी, स्थावर संपत्ति। ठीक है। ये कचरा डालने की बात कर रहा हूं मैं, नमकीन यार्ड की बात कर रहा हूं, ये हो गई इसका एग्जाम्पल, स्थावर संपत्ति लग सकती है। ठीक है। फिर जंगम संपत्ति की बात कर रहा हूं। जंगम का अर्थ क्या है, जैसे कि नगर पालिका का जो ऑफिस है, ऑफिस में क्या चलेगी, गाड़ियां चलती है, हाँ भाई चलती है। तो वह क्या कर सकते हैं, किसी निजी आदमी को, व्यक्ति को क्या कहेगी, तेरे पास गाड़ी है कि हाँ मेरे पास गाड़ी है, तू नगर पालिका को दे दे, इसका 2 महीने का जो खर्च होता है या जो किराया होता है हम आपको दे देंगे। तब जो व्यक्ति है ये अपनी गाड़ी जो है वो नगर पालिका के ऑफिस में क्या कर देता है, लगा देता है, ईओ यारो को लाने के लिए या आयोग को लाने के लिए, अध्यक्ष को लाने के लिए ये अपनी गाड़ी लगा देता है। फिर अब ये जंगम का अर्थ क्या है, मूवेबल का अर्थ क्या है, गाड़ी क्या है, जंगम में चल फिर सकती है, तो इसकी ये क्या हो गई, चल संपत्ति। चल संपत्ति हो गई। और गाड़ी तो क्या है, चल संपत्ति। तो हम चल संपत्ति की बात कर रहे हैं। और कचरा डालने का जो स्थान है, जो नमकीन यार्ड है, वो क्या है, स्थावर है, वो स्थावर संपत्ति हो गई। ठीक। अब संपत्ति में अपना हित रखना, नगर पालिका के क्षेत्र के भीतर या नगर पालिका क्षेत्र के बाहर कोई भी ऐसा वर्ग हो रहा है जो पैसों से रिलेटेड है, जैसे कि व्यापार हो रहा है बड़ा, कोई सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम लगा हुआ है, कोई सहकारी क्षेत्र का उपक्रम लगा हुआ है, तब नगर पालिका कहती है कि अब हमारे क्षेत्र में हो रहा है, हाँ तो हमारे क्षेत्र में हो रहा है तो हम उससे टैक्स लेंगे भाई, जैसे संपत्ति में रखना हो गया। ठीक है। अब कैसे लेगी, दान द्वारा। जैसे कि किसी भी क्षेत्र में कोई ना कोई उद्यमी होता है, उद्यमी मतलब व्यापारी होता है, वो क्या करता है, मान लो उसके पिता की मृत्यु के पश्चात वह 10 वर्ष, पिता के 10 वर्ष की मृत्यु की पुण्यतिथि पर वह क्या करेगा, एक जमीन जो है, वो अपनी जमीन जो है उसको नगर पालिका को क्या कर देगा, दान कर देगा कि इस क्षेत्र में मेरे तरफ से सार्वजनिक भवन बना दो और आके बोर्ड लगा दो इसकी पुण्यतिथि पर। तब ये जो व्यापारी है नगर पालिका के पास जाएगा और उसको कहेगा मेरे पास जमीन है, मैं नगर पालिका को दान देना चाहता हूँ। तो नगर पालिका के नो डाउट आपका स्वागत है। अब नगर पालिका इस क्षेत्र को अडॉप्ट करती है, अर्जित करती है और सार्वजनिक भवन बन जाता है। दान की प्रक्रिया इस प्रकार है। फिर कर मैंने बता ही दिया आपको, किसी क्षेत्र में उद्यम लगा हुआ है, भले वो सार्वजनिक क्षेत्र का हो गया, निजी क्षेत्र का हो गया, यदि वो नगर पालिका क्षेत्र के अंडर में है तो नगर पालिका उससे क्या लेगी, कर लेगी, वो कर की प्रक्रिया होगी। तो ये जो प्रक्रिया है वो संपत्ति अर्जित और धारण करने की शक्ति है। मैं फिर से बोल देना चाहता हूँ,
कौन सी संपत्ति होगी? स्थावर संपत्ति या जंगम संपत्ति होगी। कैसे करेगा वो? दान के द्वारा। कोई उद्योगपति है, वो अपनी भूमि दान कर देगा सार्वजनिक भवन के निर्माण के लिए, तो दान के द्वारा हो गई। कर के द्वारा, जिसमें नगर पालिका का टैक्स का हिस्सा है, वह भी नगर पालिका की खुद की है। नगर पालिका क्षेत्र के बाहर, नगर पालिका क्षेत्र के अंदर भी भूमि अर्जित कर सकती है। ठीक है, ये बात है। और यदि नगर पालिका क्षेत्र के बाहर कोई ऐसी जमीन पड़ी है जो नगर पालिका अपने अंदर में लेना चाहती है, तब वह सरकार को एक नोट जारी करेगी, सरकार से रिक्वेस्ट करेगी। उसके बाद राज्य सरकार की इच्छा हो, अनुमति हो, तब राज्य सरकार उस हिस्से को नगर पालिका के अंदर सौंप देती है। ठीक है, ये बात है। तो ये धारा नंबर 67 है। उसके बाद में आगे देखते हैं। ठीक है, तत्पश्चात भाग में धारा नंबर है 68। लिखा हुआ नगर पालिका की संपत्ति निहित होना। संपत्ति निहित होने का अर्थ है कि नगर पालिका के कौन से अधिकार क्षेत्र होंगे संपत्ति के, एक फिक्स नाम कहूंगे कि ये संपत्ति नगर पालिका की होगी। तब धारा 68 क्या कह रही है? नगर पालिका संपत्ति का निहित होना। निहित होने का अर्थ है कि अधिकार क्षेत्र नगर पालिका का कहां तक है। अब जो धारा 68, हम धारा 67 बढ़ के आए हैं कि अर्जित करेगी, धारण करेगी। क्या धारण करेगी? उस स्थान का नाम क्या होगा, किस प्रकार के वो स्थान होंगे, वो सारी प्रकार की बातें हैं वो धारा 68 हमें बताएंगी। तो धारा 68 में लिखा हुआ है नगर पालिका की जो संपत्ति का अधिकार क्षेत्र है, उनमें कौन कौन से क्षेत्र आएंगे नगर पालिका के होते। तो सारे नाम लिखे हुए हैं इसमें कि कौन कौन से क्षेत्र जो है वो नगर पालिका क्षेत्र के अंदर भीतर आ सकते हैं या फिर पहले से संचालित होते हैं। ठीक है, अब इसमें एक परिभाषा लिखी गई है कि कौन से क्षेत्र नगर पालिका के समझे जाएंगे। तो इसमें यह लिखा है एक्ट में कि वे संपत्ति, वे क्षेत्र जो राज्य सरकार की सूची में नहीं है, जो राज्य सरकार के अधिकार में नहीं है। तो राज्य सरकार के अधिकार में नहीं है तो नगर पालिका के क्षेत्र में गिने जाएंगे। ये बात है, ये छोटी सी परिभाषा है। फिर हम इसके बारे में देखते हैं कौन कौन से क्षेत्र इसमें आते हैं। तो मैं परिभाषा यहां लिख दे रहा हूं। इसकी जो डेफिनेशन है कि कौन कौन से क्षेत्र इसमें समझे जाएंगे, वो समझने के लिए परिभाषा लिखी गई है। वो लिखी गई है कि जो क्षेत्र, मैं लिख रहा हूं स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, एसजी, जो क्षेत्र स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आते, कि अधिकार क्षेत्र से बाहर है या अधिकार में नहीं है, ये मान लो, ये लिख लो अधिकार में नहीं है, अधिकार में नहीं है, नहीं है, कौमा वह नगर पालिका के क्षेत्र समझे जाएंगे, क्षेत्र समझे जाएंगे। ठीक है, तो वो क्षेत्र तो नगर पालिका के नहीं है, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट के नहीं है, वो नगर पालिका के समझे जाएंगे। अब वो क्षेत्र कौन कौन से हैं? अच्छा, एक बात बता देना चाहता हूं आपको, इसमें लिखा हुआ है कि संपत्ति देगा कौन, ये भी तो पूछने का प्रश्न है। संपत्ति कौन देगा, कौन देगा? देखो, देने का अधिकार है ना, वो राज्य सरकार के पास है, भले उसकी संपत्ति हो चाहे ना हो। नगर पालिका को लैंड देगा राज्य सरकार, जो भूमि वापस करेगा वो राज्य सरकार ही करेगी नगर पालिका को। ठीक है, तो संपत्ति कौन देगा? राज्य सरकार को देगा। अच्छा, इसमें ये नहीं है कि नगर पालिका को राज्य सरकार ने वो संपत्ति दे दी है तो वापस नहीं ले सकती, नहीं ले सकती है। राज्य सरकार दो प्रकार से वो संपत्ति वापस भी अर्जित कर सकती है। कौन कौन सी? एक तो लोकहित में, लोकहित में या फिर कुप्रबंधन में। गवर्नमेंट को लग गया कि ये नगर पालिका तो कुछ काम की नहीं है, इस संपत्ति का क्या करेगी, दुरुपयोग करेगी, मिसमैनेजमेंट कर रही है, तो वो क्षेत्र जो है वो नगर पालिका से वापस ले लेगी। तो कुप्रबंधन के आधार पर या लोकहित के आधार पर स्टेट गवर्नमेंट उस क्षेत्र को वापस ले सकती है। ये दो आधार हो गए। तो संपत्ति कौन देगा? राज्य सरकार देगी। ठीक है, लोकहित में और कुप्रबंधन में वापस ले भी सकती है। ठीक है, उसके बाद में क्या क्या क्षेत्र जो होंगे वो उसके अंदर में आएंगे। अब देखो, पहला जो क्षेत्र है वो लिखा है इसमें सार्वजनिक भवन मार्ग, सार्वजनिक भवन और सार्वजनिक मार्ग, वो नगर पालिका के क्षेत्र में। अब जो भी जो लिख रहा हूं वो सारे नगर पालिका के लिस्ट में शामिल है, वो सारे नगर पालिका क्षेत्र में आएंगे। बार बार कहने की आवश्यकता नहीं पड़े कि ये भी आता है, ये भी आता है, नहीं।
जो भी लिखेगा वो नगर पालिका क्षेत्र में आता है। तो सार्वजनिक भवन और सार्वजनिक मार्ग नगर पालिका के क्षेत्र में आएंगे। फिर आगे लिख दे रहा हूं, जो भी नालियां हैं, हाँ नालियां, जो भी नालियां हैं और मलवाहिनियां हैं, वो भी नालियों का प्रकार हो गया, मलवाहिनियां, वो भी नगर पालिका के क्षेत्र में आती है। ठीक है, उसके बाद में जो भी सुरंगें हैं, वो भी पाइप, पंप, उसके बाद में सड़क, वो तो आती है। ठीक है, सड़क से सटे हुए फुटपाथ, उसके बाद में सड़क फुटपाथ पर लगे हुए पेड़, पेड़ पौधे नगर पालिका की संपत्ति है वो सारी, आप उसको बिना पूछे तोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो हम सड़क फुटपाथ पेड़ पौधे लगे हुए हैं उसके पास में। फिर जो फुटपाथ के आसपास की जो जमीन है, जिसे हम पार्श्वस्थ जमीन कह रहे हैं, इसमें एक शब्द लिखा हुआ है पार्श्वस्थ जमीन, जैसे कि ये रोड है, ठीक है, ये फुटपाथ है, इसके आसपास का तो क्षेत्र है। ठीक है, वो सारे नगर पालिका के अंदर में आएंगे। उसके बाद में मृत पशु नगर पालिका की संपत्ति है। अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट नगर पालिका की संपत्ति है। कोई जैव अपशिष्ट, अपशिष्ट है, जैव अपशिष्ट का अर्थ क्या होगा, बायोमेडिकल वेस्ट, कोई बायोमेडिकल वेस्ट है हॉस्पिटल का, कुछ सैटेलाइट का, कुछ प्रकार का, वो भी इसकी संपत्ति आती है। उसके बाद में एक हो गया आपके पार्क, और अच्छा एक इसमें लिखा हुआ है वे भवन, वे सार्वजनिक भवन जो नगर पालिका की संपत्ति से निर्मित हुए हैं और वे जो नगर पालिका से संधारित किए जा रहे हैं, वह सार्वजनिक भवन जो नगर पालिका की से संधारित किए जा रहे हैं। संधारित का अर्थ है मेंटेन। एक तो नगर पालिका स्वयं रुपए लगाकर वो भवन बनाती है, वो तो खुद का उसका है ही है। उसके बाद में बनाया किसी और ने, अब नगर पालिका उसका क्या कर रही है, मेंटेन कर रही है, उसका मेंटेनेंस देख रही है, वो भी नगर पालिका के श्रेणी में, नगर पालिका का क्षेत्राधिकार में होगा। तो लिखा हुआ सार्वजनिक भवन नगर पालिका संचालित। ठीक है, समझ में आ जाएगा। उसके बाद में कोई प्राइवेट पशु है, अब ये कौन से पशु हैं, प्राइवेट पशु का अर्थ है वे पशु, वे जानवर जो किसी व्यक्ति के संपत्ति नहीं है, किसी व्यक्ति के नहीं है, वो विचरण कर रहे हैं खुले में, वो सारे जो पशु नगर पालिका के ही समझे जाएंगे। क्योंकि यदि वो मर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो मृत पशु को उठाने का काम कौन करते हैं हमारे क्षेत्र में, नगर पालिका करती है। नगर पालिका गाड़ियां आती है, वो लेके जाते हैं, तो उनके सारे तो सार्वजनिक भवन, मार्ग, नालियां, मलवाहिनियां, सुरंगें, पाइप, पंप, सड़क, फुटपाथ को लगे पौधे, पार्श्व जमीन, मृत पशु, अपशिष्ट, जैव अपशिष्ट, पार्क, सार्वजनिक भवन, नगर पालिका से संचालित जो भी सार्वजनिक भवन हो गया वो, और प्राइवेट पशु हो गए, वो भी सारे इसमें आएंगे। अब तो और भी कुछ है क्या, हाँ इसमें और भी कुछ है। जो भी लगे हुए हैं लैंप, जो भी लगी हुई है लाइट, कोई खंभे हो गए, वो भी नगर पालिका के हैं। ठीक है, अब एक बात आप जैसे पूछ रहे हो, पटरियां, तो पटरियां भी आती है, पटरियां, अच्छा पटरियों पर लगे हुए जो पत्थर है, हाँ पटरियों पर लगे हुए जो पत्थर है वो भी नगर पालिका का संपत्ति ही माने जाते हैं। तो इतनी सारी संपत्ति है नगर पालिका के पास, कहने का मतलब एक पूरा क्षेत्र नगर पालिका का है। जहां जहां हम रह रहे हैं, जहां जहां नगर पालिका क्षेत्राधिकार में आती है, वो सारी वस्तुएं किसकी है, नगर पालिका की वस्तुएं हैं। चौक भी आते हैं यहाँ, चौक भी आते हैं भाई, चौक ये सार्वजनिक संपत्ति है, तो चौक भी नगर पालिका के हैं। ठीक है, ये भी किसके किसके नगर पालिका के। जितनी भी गलियां हैं चौक में, पुराने शहरों में जो गलियां हैं वो भी किसकी है, नगर पालिका की गलियां सारी, सारी नगर पालिका की है। उसमें नालियां हैं, सुरंगें हैं, कोई हॉल बना हुआ है, ठीक है, कोई चैम्बर बना हुआ है हॉल में, जैसे नाले के पास होने का चैम्बर बना हुआ है, वो भी नगर पालिका की संपत्ति में आते हैं। तो ये सारे कौन से हो गए, नगर पालिका की संपत्ति हुए।
ये सारे क्षेत्र जो है वो नगर पालिका खुद है। अब कौन देगा इनको? तो राज्य सरकार देगी नगर पालिका को, और नगर पालिका उसका क्या देगी, मेंटेन करेगी उसका, वो सारे। अब इसमें पार्क और सारे आगे मैंने लिखे नहीं है, यहाँ पे आप साथ में लिख लेना, पार्क और सारे जो है वो उसमें ही है, सारे पार्क और वो सारे वो सब उसमें है। ठीक है, तो ये क्षेत्र पूरा है। अब उसके मिटाने के बाद थोड़ा दूसरा देखेंगे। अब इसमें धारा 68 हमने संपत्ति के नाम देख लेते, कौन कौन से क्षेत्र हैं वो संपत्ति नगर पालिका की मानी जाएंगी। अब इसमें एक लिखा हुआ है 68(2) में, जो मैंने पहले ही बोल दिया था कि वह क्षेत्र जो स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है तो नगर पालिका का क्या समझा जाएगा, जो स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है क्षेत्र तो नगर पालिका का समझा जाएगा। और राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी करने के बाद में नगर पालिका को वह क्षेत्र सौंप सकती है। ये 68(2) में लिखा हुआ है, मैंने पहले लिखा दिया था आपको 68(2). 68(1) तो अभी लिखा है, तो मैंने सार्वजनिक भवन वो सारे 68(2) हो गए, वो स्टेट गवर्नमेंट जो है नगर पालिका को सौंप सकती है भूमि, वो था 68(2). अब इसमें इंटरेस्टिंग बात है 68(क), 68(a) क्या कहती है, इंपॉर्टेंट धारा है, सब धारा है इसकी, सब उपधारा मान लो, उपधारा है इसकी। ये क्या कह रही है? ये कह रही है कि आपने बोल दिया ये सारी भूमि है, तो आपने एक एक नाम लिए। अब जरूरी है क्या वो कोई क्षेत्र वहां पे भवन हुई हो, पार्क हुई हो? एक रफली परिभाषा दीजिए आपके, कौन सी धारा, कौन सी भूमि क्या होगी, वो नगर पालिका की होगी। तब राज्य सरकार इस प्रकार की परिभाषा को परिभाषित करती है, क्या कहती है कि कौन सी भूमि नगर पालिका की होगी। इन शॉर्ट में बताओ, छोटे टर्म में बता दो मैं, कौन सी भूमि नगर पालिका की होगी। वो 68(a) कहती है वो भूमि जो राज्य सरकार दे, पहला पॉइंट, वह भूमि जो राज्य सरकार नगर पालिका को दे दे वो नगर पालिका की होगी। सेकंड, नजुल भूमि, बताऊंगा नजुल भूमि क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है। नजुल भूमि क्या होती है? नजुल भूमि को छोड़कर जितनी भी भूमि है वो नगर पालिका की है। नजुल भूमि को छोड़कर, एक याद करो पहले, नजुल भूमि को छोड़कर समस्त जो भूमि है वो नगर पालिका की है। अब वो भूमि जिनका विकास हो गया है या वो नगर पालिका की, जिनका विकास हो गया है वो भी नगर पालिका की है, जिनका विकास नहीं हुआ है वह भी नगर पालिका की है। एग्जाम्पल से बताऊंगा आपको, एक बोलने के लिए बता रहा हूँ, जो आपको शब्दों में बैठ जाए एक बार। वह भूमि जो नगर पालिका की है, जिसका विकास भी हो गया है, या फिर जिसका विकास नहीं हुआ है वो भी नगर पालिका की है। देखो ये एक्ट है ऐसा, थोड़ा कठिन एक्ट है, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, बहुत सरल से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। वह भूमि जिसका विकास हो गया है या विकास करने के पश्चात की भूमि, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूं, नजुल भूमि को छोड़कर सारी जो भूमि है वो नगर पालिका की होगी। अब कौन देगा? राज्य सरकार देगी। उसका विकास कौन करेगा? या तो नगर पालिका करेगी, या फिर यूआईटी करेगी, या फिर विकास प्राधिकरण करेगा। ठीक है, अब लिख के बता रहा हूं, लिख के समझ में आएगा। ये धारा 68(a), जिसको मैं तो भी लिख रहा हूं हिंदी में, ठीक है। धारा 68(a) क्या कहती है? कौन सी संपत्ति निहित होगी? ये निहित की बात कर रहा है, ये कह रहा है मुझे, अरे इन शॉर्ट में बताओ यार, मैं कंफ्यूज हो गया। इन शॉर्ट में बताओ कौन कौन सी निहित होगी। तब राज्य सरकार इसको परिभाषित करती है। पहला, नजुल भूमि को छोड़कर, मैं फिर से बोल रहा हूं, नजुल भूमि, नजुल भूमि को छोड़कर अन्य भूमि नगर पालिका की होगी। ठीक है, अन्य भूमि नगर पालिका की होगी। ये परिभाषा कौन दे रहा है? ये परिभाषा दे रही है राज्य की सरकार दे रही है। नजुल भूमि को छोड़कर अन्य भूमि नगर पालिका की होगी। फिर वह भूमि जिसका विकास नहीं हुआ या विकास के पश्चात, ठीक है। और इसका विकास करेगा कौन? तो नगर पालिका कर सकती है, जेडीए कर सकता है, मतलब कि जयपुर विकास प्राधिकरण, जो भी
जहां भी विकास प्राधिकरण की स्थापना है वो कर सकता है, या फिर यूआईटी कर सकती है, नगर विकास न्यास कर सकती है। ठीक है। अब नजुल भूमि क्या होती है? नजुल भूमि को मैं ले रहा हूँ, नजुल भूमि को समझा रहा हूँ। नजुल भूमि क्या होती है? जब ब्रिटिश राज चल रहा था भारत में, तब ब्रिटिशों ने जब आंदोलनकारियों, क्रांतिकारियों या जो बड़े नेताओं थे, उनकी जो जमीनें थी वो क्या कर ली थी, छीन ली थी उनसे। क्योंकि वो आंदोलनकारी थे, पहले होता था ऐसे, आंदोलनकारी थे, कोई भी क्रांतिकारी थे, उनकी जो जमीनें, भूमि जो है, तो ब्रिटिश सरकार अपने अंदर ले लेती थी, उनको छीन लेती थी उनसे। लेकिन ब्रिटिश राज जाने के बाद में वो जो छीनी गई जो जमीनें हैं, उनके अधूरे कागज बने हुए थे। अब जो जिनकी छीनी हुई जमीनें वापस लेने के लिए सरकार के पास गई, तब कहते हैं सरकार के, मेरे पास तो इनके सरकार का कोई रिकॉर्ड है ही नहीं, इस जमीन का रिकॉर्ड नहीं है आपके पास, और मेरे पास भी नहीं है। मुझे तो इतना पता है ये जमीन छीनी गई है, मुझे नहीं पता कैसे छीनी गई है। अब आप आके दावा कर रहे हो कि ये जमीन मेरी है, तो आपके पास रिकॉर्ड की कमी है, तब इसको नजुल भूमि माना जाएगा। क्या माना जाएगा? नजुल लैंड माना जाएगा, नजुल भूमि माना जाएगा। क्योंकि वो भूमि जो है वो उसका निस्तारण नहीं हुआ है, वो निस्तारण की प्रक्रिया में है। नजुल भूमि निस्तारण की प्रक्रिया में थी उस समय। अब जिसको मिल गई उसको मिल गई, और जिसकी भूमि छीन गई उसको नहीं मिली, वो नजुल भूमि है। नजुल भूमि के लिए राज्य सरकार एक एक्ट लेके आई थी पहले ही। अब इसके लिए एक्ट निकले, इसका व्यवस्था की थी इसके लिए। कौन से एक्ट में? तो राजस्व, भू राजस्व अधिनियम, भू राजस्व अधिनियम 1954 का था शायद, देख के बताऊंगा। धारा 103 है इसकी। ये जो एक्ट है भू राजस्व एक्ट, उसकी धारा 103 में नजुल भूमि की परिभाषा दी गई है कि वे क्षेत्र जो ब्रिटिश सरकार ने छीन लिए थे आंदोलनकारियों से, क्रांतिकारियों से, वो क्षेत्र उनको वापस नहीं दिए गए क्योंकि उनके रिकॉर्ड की कमी थी। तब वो क्षेत्र क्या हो गए? नजुल लैंड हो गए, नजुल भूमि हो गई सारी। तो यदि उनको भी नहीं दिए, जिनकी जमीन थी उनको नहीं दिए ने, तो फिर ये भूमि जो है वो नगर पालिका के पास में नहीं होगी। बस ये बात है, ये नजल भूमि है। तो नजल भूमि को छोड़कर जो भूमि है वो नगर पालिका की होगी, ये बात इसमें लिखी गई है। ठीक है। अब उसका विकास कौन करेगा? तो किसी भी क्षेत्र का जो विकास है वो राज्य सरकार करवाएगी। अब राज्य सरकार किसी स्वायत्त शासन बॉडी से करवाएगी, तो इसमें यूआईटी भी आ सकती है। ठीक है। इसमें विकास प्राधिकरण भी आ सकता है, डेवलपमेंट अथॉरिटी, विकास प्राधिकरण भी आ सकता है, या फिर इसमें नगर पालिका स्वयं भी आ सकती है। बस ये थी धारा 68 को। ठीक है। ये नजुल भूमि क्या होती है, और ये, और कोई बात नहीं है इसमें। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। उसके बाद में हम जो धारा नंबर 67 जो है वो, सॉरी 69 जो है वो अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।